दो अपोजिट नेचर के, मतलब नेचर के मतलब क्या, एक दाहिना जा रहा है तो दूसरा बाया जा रहा है। यदि किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हो और दोनों का सेंटर ऑफ एक्शन या सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता है तो वो कपल बनाता है। जैसे ये हमारा एक पेन है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स हम लगाए इस डायरेक्शन में और इस दूसरा फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये दोनों का यदि मैग्नीट्यूड सेम रखा जाएगा, ठीक है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक का ये है और दूसरे का यहाँ है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, तो इस दोनों के कारण क्या होगा, इस बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा, जो ये नीचे करेगा तो ये इसको घुमाएगा, तो इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे भावनाओं को। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, ए कपल इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल बट अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्स। इक्वल होना चाहिए, मतलब ये एफ है तो ये भी हमारा क्या होगा, एफ होगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट, और नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जैसे हमारे पास ये फोर्स है, मतलब एक बॉडी है, ठीक है, यदि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है उसी जगह दूसरा फोर्स भी लगा तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या कहलाएगा, एक एक ही लाइन पे है ना दोनों फोर्स, एक लाइन के ऊपर दो फोर्स को यदि हम डाल देते हैं, इधर 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन, तो इसको क्या कह सकते हैं, से एक ही लाइन पे वहां दोनों फोर्स है, तो इस केस में क्या नहीं होना चाहिए, नॉट एक्टिंग अलोंग दी सेम लाइन, एक लाइन के ऊपर दोनों फोर्स नहीं होने चाहिए, मतलब क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे से दूर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन होंगे क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तुम्हारा लिखने में ध्यान था नहीं सर, वो आप बोले चलो आप। एक लाइन समझते हो, एक लाइन का मतलब ये एक लाइन है, दोनों फोर्स इसी लाइन पे नहीं होने चाहिए, मतलब क्या, यदि इस डायरेक्शन में एक फोर्स है दूसरा फोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एक ही लाइन पे आ जाए, दोनों को क्या होना चाहिए, एक फोर्स यदि यहाँ है तो दूसरा फोर्स या यहाँ हो जाए यहाँ हो जाए, लेकिन उस लाइन पे नहीं होनी चाहिए। अब खुद सोच के देखो, यदि एक ही लाइन पे होता तो यदि इधर 5 न्यूटन का लग रहा है और इधर भी 5 न्यूटन का लग रहा है तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना होता, 0 होता, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इससे कोई फर्क पड़ता है उस बॉडी के ऊपर, इस केस में भी नेट फोर्स 0 ही है। मतलब यहाँ की यदि हम बात करें कि एक फोर्स हमने क्या किया, यहाँ लगाया और एक फोर्स हमने क्या लगाया, यहाँ लगाया, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग जरूर, मतलब अलग अलग है, लेकिन फोर्स क्या है, दोनों यदि सेम फोर्स है तो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर अभी भी क्या है, क्या है, 0 है, 5 से ऊपर जा रहा है 5 से नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, लेकिन नेट फोर्स 0 होने के कारण क्या, बॉडी कहीं जाने वाली नहीं है, ना ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी, लेकिन उस अलग अलग पॉइंट पे होने के कारण वो बॉडी को क्या करवा देगा, रोटेट करवा देगा, करवाएगा, इधर यहाँ फोर्स है यहाँ फोर्स है, ये सेम फोर्स दोनों तरफ से खींचोगे तो कहाँ जाएगा बॉडी, कहीं नहीं, नेट फोर्स 0, लेकिन यहाँ और यहाँ रहते, इधर से नीचे खींचते इधर से ऊपर खींचते तो क्या होता, ये घूम जाएगा। तो कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ कपल नोन एज, क्या कहा जाता है, मोमेंट ऑफ कपल, इसी को हम लोग टॉर्क भी बोलते थे, याद है, और ये हमारा टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ, आर क्या है, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, और एफ क्या है हमारा, दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड पकड़ डालो। अब यहीं पे देखो, ये फोर्स नीचे धक्का देगा और ये ऊपर देगा तो क्या करेगा, ऊपर घूमेगा, सेम फोर्स होगा तो ऊपर घूमेगा ना, यदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो क्या होता है, समझ रहे भावनाओं को, तुम समझ रही है। यदि तुम्हारा मुंडी तोड़ना होता है क्या करते हैं, मटन तोड़े हो किसी का गर्दन का तो क्या करते हैं, इधर से हाथ देते हैं इधर से हाथ देते, ऐसे देते हैं ना, एक फोर्स इधर लगा एक फोर्स इधर इस डायरेक्शन में, एक हमारा इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तब जाके मुंडी क्या होता है, टर्न मारता है, थोड़ी ना मुंडी उखाड़ के कहीं और चला जाता है, होता है। तो कपल समझ में आया क्या होता है, मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होना चाहिए, सेम, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग, लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग, क्लियर है। पे क्या है, एक ही लाइन पे दोनों फोर्स है, एक ही लाइन पे दोनों फोर्स, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। क्या इसके कारण बॉडी घूम सकती है, इधर से खींच रहा है इधर से खींच रहा है, क्या बॉडी घूमेगी इसके कारण, नहीं ना घूमेगी, तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स इसका 0 और नेट टॉर्क कितना होगा, 0 होगा, तो कह सकते हैं फोर्स आर इक्वल एंड एक्ट अलोंग दी सेम लाइन, तो हमारा नेट फोर्स भी 0 होगा और टोटल टॉर्क क्या होगा
जीरो होगा। अब इस केस की बात करें, यहाँ पे क्या है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग, लेकिन फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो इसमें क्या आएगा, नेट फोर्स तो जीरो यहाँ थी, क्योंकि जितना फोर्स राइट लग रहा है उतना ही फोर्स क्या लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ क्या होगा, जीरो होगा नेट फोर्स। लेकिन इसके कारण ये बॉडी रोटेट करेगी, इसका लाइन ऑफ एक्शन कौन सा, ये और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों के पीछे कुछ डिस्टेंस होगा r, जिसका टाउ निकालेंगे तो क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू आर एफ। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, अपना नेट फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो, लेकिन इस बॉडी में इस दोनों फोर्स के कारण कपल बना, कपल के कारण क्या होगा, टॉर्क होगा। ऐसे भी देखते हो जब भी इंसान कपल बनता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, लड़की लड़के से परेशान, लड़का लड़की से परेशान। पहला वाला केस क्या कहलाएगा, बॉडी हमारी रिमेन स्टेशनरी रहेगा, और इस केस में बॉडी रोटेट करेगा, या स्पिनिंग कह सकते हैं या रोटेशनल कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्स क्या हो, अनइक्वल हो और अलोंग दी सेम लाइन हो। अब अनइक्वल फोर्स रहेगा तो क्या होगा, एक साइड से 5 न्यूटन, दूसरे साइड से 2 न्यूटन, चलो 10 न्यूटन है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 10 - 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो तो होगा नहीं उस केस में। क्या रोटेशन होगा, एक चीज में यहाँ पे एक तरफ से 10 का, एक साइड से 5 का, तो ये 10 वाली तरफ जाएगा, घूमेगा थोड़ी ना, नहीं ना घूमेगा, इस सदमा में रहे, तो नेट फोर्स इसका जीरो नहीं होगा, और हमारा क्या होगा, टाउ हमारा जीरो होगा, होएगा। तो नेक्स्ट, अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है और फोर्स भी अलग अलग है, तो इस केस में क्या होगा, फोर्स अलग अलग है तो मतलब नेट फोर्स होगा उसके ऊपर, इधर से 10 न्यूटन से इधर से 5 न्यूटन खींचेंगे तो ये घूमेगा भी और आगे भी जाएगा, होएगा। तो नेट फोर्स इसका क्या जीरो नहीं होगा, और दूसरा इसमें टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, मतलब बॉडी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो बॉडी तो घूमनी ही घूमनी है, चाहे फोर्स अलग अलग रहे या सेम रहे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा, मतलब बॉडी आगे की तरफ भी जाएगी। तो इस केस को कहते हैं हमारा कौन सा, चुपचाप जा रहा है आगे, तो इसको स्लीपिंग या स्कीडिंग कह सकते हैं, जब घूम नहीं रहा है। चक्के में ब्रेक मारते हो तो क्या होता है, चक्का रुक जाता है और चक्का स्लिप करना शुरू कर देता है, चक्का घूमता है क्या, ब्रेक मारने से चक्का नहीं घूमता है, तुम्हारा ब्रेक खराब है, बात अलग है, ओके। और जब ऐसा केस रहेगा तो क्या कह सकते हैं, बॉडी रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होगा, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को कहता है रोलिंग, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रोलिंग का मतलब क्या है, बॉडी आगे भी जा रही है, ओके, और घूम भी रहा है, जैसे गाड़ी का या साइकिल चलाते हो तो वहां पे चक्के का जो मोशन होता है कैसा होता है, चक्का आगे भी जा रहा होता है और रोटेट भी कर रहा होता है। ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, चक्का घूमना बंद कर देता है, लेकिन स्लिप करता है, जमीन पे करता है। पढ़ेंगे स्लीपिंग। स्लीपिंग कब होता है, जब किसी साइकिल या ट्रक या बस में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने का मकसद क्या होता है, ब्रेक लगाने का मकसद होता है कि हमारे चक्के को रोकना, ठीक है। ब्रेक लगाने से हर एक जगह ऐसा नहीं है कि चक्का मतलब गाड़ी रुक ही जाएगी। आप मान लो तेल पूरे फर्श से बिछा हुआ है, ठीक है, उस पर बाइक लेके जा रहे हो और उस समय यदि ब्रेक मारोगे तो क्या तुम्हारी गाड़ी रुकने वाली है, नहीं रुकने वाली है। चक्का तो रुक गया लेकिन गाड़ी आगे जाते जा रही, जहां तक तुमको तेल से भरा हुआ एरिया मिल रहा है, वहां पे क्या होगा, यदि फ्रिक्शन जीरो हो जाए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में जीरो हो जाए, तो तुम्हारे ब्रेक लगाने से कोई फर्क पड़ेगा, गाड़ी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन रोटेशनल मोशन जो चक्के का था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कह सकते हैं स्लिपिंग का मतलब व्हेन द बॉडी स्लाइड ऑन द सरफेस विदाउट रोटेशन। ब्रेक लगाने से क्या करते हैं हम लोग, चक्के के रोटेशन को बंद करते हैं। ऐसा नहीं कि जमीन को धार लेते हैं, स्कूटी नहीं चला रहे हैं तो दोनों टंगड़ी लगा दिए तो गाड़ी रुकेगा, ठीक है। तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट जो उन लोग को लाइसेंस मिला हुआ है, ओके, उन लोग की बात कर रहे हैं, पैर से नहीं रोकते वो लोग। तो क्या कह सकते हैं, बॉडी स्लाइड करेगी लेकिन चक्के में क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा। तो बॉडी को क्या बोला जाएगा, बॉडी हमारा स्लाइडिंग मोशन में, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन कह सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हैं, समझ रहे हो, या इसको प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कहा जा सकता है। मतलब प्योर का मतलब क्या, स्लिप करेगा लेकिन चक्का में रोटेशन नहीं होगा। अब इस केस में, अब जब चक्का घूम नहीं रहा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसकी जीरो होगी, और क्या क्या होगा, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी v, वही यहाँ की वेलोसिटी होगी,
इसी डायरेक्शन में, और यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इसके पूरे पोर्शन की बात की जाए तो सारी जगह वेलोसिटी क्या रहेगी, v ही रहेगी, नहीं कहीं ज्यादा ना कहीं कम। तो और इसके ऊपर नेट फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस, बॉडी स्लिप कर रहा है तो स्लिपिंग के केस में फ्रिक्शन क्या होता था, जीरो होता था, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। अब बॉडी प्रोसेस ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब बॉडी सिर्फ सीधी रेखा में जा रही है, रोटेशन इसको नहीं मिल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, हाफ mv², इतना होगा। यही पढ़े थे ना लीनियर मोशन के केस में। नेक्स्ट हम आते हैं स्पिनिंग की। जैसे पंखा हमारा एक एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है ना, क्या वो कहीं जाता है, दाएं से बाएं नहीं जाता, पंखा हमारा क्या है, एक ही एक्सिस के बाद हमेशा रोटेट कर रहा होता है, ना कहीं को दाएं जाना है ना बाएं जाना है। तो यदि एक हमारा व्हील है वो एक एक्सिस के बाद सिर्फ रोटेशन उसके अंदर है, उसको लीनियर वेलोसिटी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिनिंग। जैसे एक चक्कर बड़ा बढ़िया चला हुआ है, ऐसे दोनों हाथ में पकड़ लो घुमा दो बत्ती जलने लग जाता है, शायद देखे होगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। एक एक्सिस के बाद सिर्फ वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ना ही उसके पास लीनियर मोशन नहीं होगा। तो क्या स्पिनिंग का मतलब क्या है, एक एक्सिस के बाद बंदू सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो इसके पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो इसके पास ओमेगा होगा कुछ ना कुछ। अब यदि हम इसके ओमेगा की बात करें तो ये बॉडी कहीं यहाँ पे इसका जो पॉइंट होगा वो कहीं जाने वाला है नहीं। इसके सेंटर ऑफ मास, ये जो वेलोसिटी क्या होगी, ये इस पॉइंट पे भी सेंटर ऑफ मास यदि बोला जाए तो वो क्या होगा, जीरो होगा। बॉडी तो कहीं ना दाएं बाएं तो नहीं जा रही है, लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, रोटेशन है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी ना। उसी तरह ये नीचे का जो पॉइंट होगा उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, किस तरफ, इस तरफ। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा पढ़े हैं, यहाँ भी हमारी क्या होगी, इसका राइट जा रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो यहाँ क्या होगा, होगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम सिंपल सा यदि बात करें तो क्या होता है हमारा, व्हेन ए बॉडी रोटेट इन सच ए मैनर दैट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट मूव। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा, ये वाला है, ये तो मूव कर नहीं रहा है, इस मोशन को क्या बोलता है, स्पिनिंग बोलते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी क्या होगा, फिक्स होगा। इस केस में हमारी क्या होगी, वेलोसिटी v इक्वल टू कितना, आर ओमेगा होगा या नहीं होएगा, होएगा झाजी। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अब रोटेशन है तो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको और प्यार से लिखना चाहे, आई क्या होता है, एम के स्क्वायर, पढ़े हैं कभी, मतलब हाँ एम के स्क्वायर, अरे एम के स्क्वायर हर एक के लिए वैलिड है ना, एम आर स्क्वायर कब होता है, जब अलग अलग शेप होता है उसके हिसाब से एम आर स्क्वायर की वैल्यू चेंज होते रहती है, लेकिन एम के स्क्वायर तो हर एक के लिए वैलिड है। और ओमेगा बराबर क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, v बाई आर का स्क्वायर। इसको और लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, v स्क्वायर बाई सॉरी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, रोलिंग मोशन, मतलब बहादुर क्या कर रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है, इसका चक्का घूम भी रहा है और चक्का क्या कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ना। तो ये इस मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रोलिंग मोशन बोलेंगे। अब हमारे रोलिंग मोशन में बात करें तो रोलिंग मोशन में क्या होता है, चक्का जो है वो आगे भी जा रहा है और उसके अंदर रोटेशन भी आ रहा है, यही हमारा रोलिंग मोशन होगा। मतलब बाइक जो चलता है उसके चक्के का मोशन कैसा होता है, रोलिंग मोशन में होता है, घूम भी रहा होता है और आगे भी जा रहा होता है। तो कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन किसका होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन और ट्रांसलेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बहादुर क्या है, आगे भी जा रहा है और रोल भी कर रहा है। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्स टू स्टार्ट रोलिंग। अब फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर हम बाइक चलाएंगे तो क्या बाइक आगे जाने वाला है, नहीं ना जाएगा। उस समय क्या होगा, सिर्फ रोटेशन होगा, लेकिन उसमें एंगुलर वेलोसिटी
नहीं आएगी। तो रोटेशन रोलिंग के लिए हमको क्या चाहिए, फ्रिक्शन कंपलसरी है। तो कह सकते हैं फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रोलिंग। तीसरा बॉडी प्रोसेस, इस केस में हमारा बॉडी घूम रहा है तो इसके पास कौन सा होगा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। बॉडी आगे की तरफ जा रही तब कौन सा होगा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी टोटल किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण, रोटेशन के कारण जो हमारा, और दूसरा हमारा किसके ट्रांसलेशन के कारण होगा दोनों। तो रोलिंग के कारण जो हमारा हो रहा है, रोटेशन के कारण जो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन के कारण वेलोसिटी के कारण जो होता है वो हमारा क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, इतना होगा। अब इसको यहीं पे कर लेते हैं जो आगे हमको फिर से ना करना पड़े। अब वापस से क्या करेंगे, इसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को क्या करके लिखे थे, याद है कुछ, 1/2 m v स्क्वायर k स्क्वायर बाई, अभी जस्ट लिखे हैं इसको इतना, प्लस एम वी स्क्वायर। अब इसमें से दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर यदि हम कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इतना बचेगा। आगे हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। नहीं यूज करना चाहो तो आई की वैल्यू डालो, ओमेगा की वैल्यू डालो, निकालो, नहीं तो यहाँ तक जाना है तो के की वैल्यू जो बताए हर एक केस के की वैल्यू, उसको याद रखो और बनाओ आराम से। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होएगा। ध्यान दो एक मिनट, इस जगह यदि वेलोसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। इस जगह वेलोसिटी की बात की जाए तो इस जो पूरा चक्का आगे की तरफ v वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो एक वेलोसिटी इसके कारण होगी v, दूसरा वेलोसिटी इसके पे किसके कारण होगा, ओमेगा के कारण होगा। तो इस साइड हमारा एक और वेलोसिटी आ जाएगा v का, v इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला एक वेलोसिटी होगा ना। तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, होगा। अब नीचे वाले यहाँ की इस पोर्शन की बात करें तो एक साइड इसके कारण ये वेलोसिटी v और ओमेगा के कारण वेलोसिटी किधर होगा, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे v नेट कितना हो जाएगा, 0। हम एक बता रहे हैं, बाकी सब आपको निकालना पड़ेगा अभी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, हम एकदम बेसिक से चलते हैं। यहाँ ध्यान दे, वहां भी पलटने का कोई फायदा नहीं है, जिसका भी नहीं बना सबको हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो आपको एम वी स्क्वायर में तो रखना ही है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर या यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही ना कोई भी चीज रोटेट करती है, 1/2 m आर स्क्वायर, चलो कैपिटल आर लिख लेते हैं, और ओमेगा इक्वल टू क्या, v बाई आर का होल स्क्वायर, यहां से हाफ एम वी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर साफ, तो यहाँ से क्या बचा 1/4 एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे आ गया 4, ऊपर हो गया 2 प्लस 1 3 एम वी स्क्वायर, मतलब ये हो गया 3/4, तो 3/4 एम वी स्क्वायर आ गया। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ ध्यान दो, वेरी इंपोर्टेंट। अब इसे चूं चाय नहीं करो ज्यादा। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का ये, रोलिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। अब जमीन पे गुड़कना तो देख चुके, क्या क्या कहानी हो सकती थी। अब इस केस की हम बात करें तो हमारा क्या, एक बहादुर है कहाँ पे, यहाँ पे पड़ा हुआ। अब ये इंक्लाइंड प्लेन से यहाँ आएगा, ओके। तो इसके कारण इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन कुछ आएगा। जब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ टाइम लगेगा, यही 3 कार्यक्रम होगा ना। तो आप सोच के बताओ, यहाँ पे बॉडी जब रेस्ट में है, जो ही छोड़ेंगे तो ये जो बॉल है हमारा गुड़कते गुड़कते कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा।
तो यहाँ पे इसके पास क्या रहा होगा इस हाइट पे, जब वेलोसिटी 0 थी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। जब यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास क्या होगा, होगा। तब इसी को हम कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगा, इसके पास हाइट यदि h है तो यदि मास m g h, काइनेटिक एनर्जी निकाले थे हाफ mv², हाफ mv², 1 प्लस k² बाई r²। अभी जस्ट कुछ देर पहले निकाले थे इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से m से m साफ, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v² इक्वल्स टू gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस k² बाई r² लिखा जा सकता है। तो v लिखते तो क्या लिखते, v इक्वल्स टू हमारा होता है √अंडर gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस k² बाई r²। ये होता हमारा वेलोसिटी निकल गया। तो अब हमको क्या क्या चाहिए, वहां से यहां तक इस पॉइंट का वेलोसिटी हमको पता चल गया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी जब बॉल पहुंचेगी। तो अब कुछ एक्सीलरेशन भी होगा इसका, ऊपर से चला तो कुछ तो एक्सीलरेशन साथ आया होगा ना, तब तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन नहीं रहेगा तो वेलोसिटी कैसे आएगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ मिल रही है तो मतलब बीच में एक्सीलरेशन है इसके पास। तो एक्सीलरेशन के लिए हम लोग क्या लगा लेते हैं, एक्सीलरेशन के लिए v² इक्वल टू u² प्लस 2af पढ़े हैं कभी। तो यहां से हम चले, हमको v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, a निकाला, f पता है, कितना डिस्टेंस यहां से यहां चलेगा, ये s डिस्टेंस चलेगा। तो s इक्वल टू क्या होगा, v हमको पता है, u हमको पता है, u कितना है 0। तो s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू यदि हम चले, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा थीटा है, ये h है, ये हमारा s है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, दिस और दिस को लगा के हमको ये दिस वाला निकालना है, तो हम लोग लगा लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या, h/s। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h/s लिख सकते हैं। तो यहां से h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/ इतना होएगा, तो लिख लेते हैं s बराबर कितना, h/ साइन थीटा। और हो गया कहानी। अब इसको हमको अब तो सब कुछ पता है, सिर्फ ए नहीं पता है, तो वैल्यू डालते हैं। v की वैल्यू कितनी, v² की वैल्यू हो गई gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस k² बाई r² इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s, कितना h/, इतना होएगा ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू को निकाल सकते हैं। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर उधर करेंगे तो ये हो जाएगा, चलो h से h कटेगा ना, चलो h से h साफ हो गया, बहुत बढ़िया। ये हमारा इस साइड आएगा तो हो जाएगा g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस k² बाई r² इंटू 2a। सॉरी 2a कैसे, a ही तो निकालना था, 2 ना। इस 2 को कहाँ भेजा है वो समूचा में से, ये भी तो 2 इसके साथ जाएगा। तुम लोग कहाँ देखने में लगे रहते हो। तो यहाँ से 2 से 2 भी साफ, तो यहाँ 2 हमारा नहीं होगा, तो जी साइन थीटा 1 प्लस k² बाई r²। देखो अभी हम लोग भी निकाले थे इतना, एक्सीलरेशन निकाले हैं, टाइम निकालोगे तुम्हारा टाइम इतना आएगा। अभी पहले वाले केस में, ये जो हमारा केस है, इस केस में हमारा क्या हो रहा है, बाबू साहब स्लिप कर रहे हैं, मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है। तो रोटेशन नहीं होगा तो k² बाई r² की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 0 होगी। होगा k 0 तो पूरा पूरा 0। तो हम लोग अभी जो सबसे पहले वेलोसिटी निकाले थे, वेलोसिटी कितनी आएगी और एक्सीलरेशन कितना आएगा। अब इक्वेशन लिख चुके हो तीनों का, और t कितना आएगा, t क्या होगा सबसे पहले, √2gh v होगा हमारा एक्सीलरेशन,
जी साइन क्या और टी होगा 1/sin थीटा 1 बाई sin थीटा रूट अंडर 2h/g into 1 मतलब 2h/g बस इतना होगा ठीक है, कितना आसान है। उसी तरह ये क्या है, बहादुर को सीधे ऊपर से ड्रॉप किया गया है। यहाँ देखो रोलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो वापस से इस केस में, सेकंड वाले केस में k²/r² क्या 0, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना होगा, सीधे वर्टिकली किसी को गिराओगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बनाएगा वो 90 बनाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारा v क्या हो जाएगा, v को तो वापस वही होगा √2gh। a क्या हो जाएगा sin 90 1 होता है तो g, और हमारा टाइम कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/1 तो √2h/g कुछ भी ना, t इक्वल्स टू √2h/g इतना होगा। ये सब में काफी सारा कुछ लिखे थे। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए 64। देखो नीट 2016 लिखा हुआ था, इसलिए हम इस टॉपिक को पूरा खींचे इतना। 65 क्वेश्चन 66 67 68 69 70 71 72 73 99। तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा सीट बना डालना है।